नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये पूरा जो क्रम था ये लगातार चल रहा था और इसमें कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जातीय आंदोलनों के बारे में। समाज जातिवादी परंपराओं से बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और इसमें एक खास तबका बहुत ज़्यादा शोषण का शिकार होता था और जो कथित तौर पे उच्च वर्ग वाले थे वो चूसने में कतई बाज नहीं आते थे। उनका पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया था और ये बड़ी ही घुटन वाली स्थिति थी। लोगों का दम घुट रहा था और लोग इसमें विकल्प तलाश रहे थे। तो आप देखिए कि आंदोलन खड़ा होता है, उसका वर्ष कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है और इसके कारण और प्रभाव क्या होते हैं। कारण क्या था ये तो यहाँ स्पष्ट है, लेकिन प्रभाव क्या होता है ये देखना आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है दलित वर्ग आंदोलन। ये आप देख रहे हैं महारों का ये आंदोलन होता है। महाराष्ट्र क्षेत्र इसका पूरा कार्य क्षेत्र होता है और यहाँ जो डेट है वो 1924 होगी, न कि 1824। इसकी जो डेट है वो कौन सी है, 1924 की है। इसके जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये दलितों के उत्थान के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं और ये उसी का नतीजा है। इसके बाद कारण और प्रभाव आप देखेंगे तो इसमें अछूतों की दशा सुधारने का भरपूर प्रयास किया जाता है और 1924 में, यहाँ डेट याद रखेंगे, 1924 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है। साथ ही साथ 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन होता है। 1927 में समाज समता संघ जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन होता है। ये सब काम जो है ये लगातार इसमें होते रहते हैं। इसके बाद सत्यशोधक आंदोलन को आप देखिए। सत्यशोधक समाज और सत्यशोधक आंदोलन ज्योतिबा फूले के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। 1873 इसकी डेट है और महाराष्ट्र इसका क्षेत्र है। यहाँ पर ब्राह्मणवाद का विरोध किया जाता है, दलितों के उद्धार का प्रयास किया जाता है, अस्पृश्यता को दूर भगाने की कोशिश की जाती है और महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद अरब्बीपुरम आंदोलन को आप यहाँ पे देखेंगे। नारायण गुरु के द्वारा इसे शुरू किया गया था। 1888 की डेट है। केरल क्षेत्र इसका है, मतलब केरल राज्य इसका क्षेत्र है। यहाँ देखिए आप, दलितों और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करना इसका उद्देश्य था। मुख्य रूप से केरल के जो इर्जावास या इरवास लोग थे उनके लिए आवाज उठाना, ये इसका पर्पस था। इसके बाद आप नायर आंदोलन को देखेंगे तो नायर आंदोलन जो है ये मुख्य रूप से सीवी रमन पिल्लई और के रामकृष्ण पिल्लई, इसके अलावा पद्मनाभन पिल्लई, इन तीनों के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ अगर आप देखें तो 1891 की तारीख है। केरल क्षेत्र इनका है और ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को यहाँ चुनौती दी जाती है और रमन पिल्लई के द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की जाती है। मलयालम चूंकि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है तो इसलिए यहाँ पे मलयाली मेमोरियम की स्थापना की जाती है। और ये जो मेमोरियल था ये स्टैब्लिश कब होता है, ये होता है 1891 को। उसके बाद आप पद्मनाभन पिल्लई का जो देख रहे हैं, ये नायर सेवा समिति का गठन करते हैं और वो डेट है 1914 की। आगे बढ़े तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं ये कैवरतास आंदोलन है। कैवरतास के द्वारा कैवरतास आंदोलन शुरू किया जाता है और ये बाद में महिष्य बन जाते हैं। तो ये मिदनापुर वाला क्षेत्र है, महिषादल वाला क्षेत्र था। ये महिषादल कहा जाता था, मिदनापुर वाला इलाका बंगाल का। मतलब 1897 से लेकर ये आगे तक खींचता है और जाति निर्धारिणी सभा का गठन किया जाता है। 1897 में जाति निर्धारिणी सभा का गठन किया जाता है और उसके बाद 1901 का जो समय था, दौर था, उसमें माहिष्य समाज का गठन किया जाता है या माहिष्य समिति की स्थापना की जाती है। इसके बाद जस्टिस पार्टी आंदोलन को आप देखेंगे, मद्रास का है, 1916 इसकी तारीख है और ब्राह्मण वर्ग की जो प्रमुखता या उसका वर्चस्व था उसको चैलेंज किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यहाँ देखिए इसके जो लीडर हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव, उनमें अगर आप देखें तो टीएम नायर का नाम आता है, पी त्यागराज चट्टी है, मुदलियार हैं। इसके अलावा मध्यस्थ जातियों से संबद्ध जितने भी यहाँ पे नेतृत्व करता है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सरकारी सेवाओं और राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करना और 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन यानी SILF इसे कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई। ये सब सौजन्य से इन्हीं के होता है। साथ ही साथ 1930 में सरकार के द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने के जो प्रयास होते हैं उनको सफलता प्राप्त होती है। तो आरक्षण वाली बात बहुत पहले से चल रही। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए कांग्रेस का हरिजन आंदोलन 1917 से आगे चलता है, मतलब 1917 से स्टार्ट होकर आगे तक खिंचता है। पिछड़ी जाति और दलित जातियों के उत्थान का प्रयास किया जाता है। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की या विरोधी लीग की स्थापना होती है। 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नाम का जो समाचार पत्र है, मतलब ये साप्ताहिक होता था, तो इसका प्रकाशन किया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन को आप देखेंगे तो आत्मसम्मान आंदोलन, इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो यहाँ पे देखे जाते हैं वो EV रामस्वामी नायर थे। यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, पेरियार भी इन्हें कहा जाता था। तो 1925 वाला समय इसका है। तमिलनाडु क्षेत्र है। ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव का यहाँ विरोध किया गया और फुदी अरासू नाम का जो पत्र है इसका प्रकाशन पेरियार के द्वारा किया गया। ये सब काम होते हैं, डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नादर आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु क्षेत्र है और इसमें जो अस्पृश्यता सभाएं हैं उनका आयोजन किया जाता है।
सामाजिक भेदभाव का विरोध किया जाता है, नादरों के बीच में शिक्षा का प्रसार करना, ये इसका पर्पस था। नादर महाजन संगम की स्थापना होती है 1910 में, सामाजिक कल्याण इसका उद्देश्य रहता है। ये सारे काम होते हैं। यहाँ तक हमने जो जातीय भेदभाव विरोधी आंदोलन थे उनको देखा। अब इसके बाद किसान आंदोलन को देखिए। कृषक आंदोलन अभी भी चल रहा है, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो चल रहा है, लगातार अंदर अंदर सुलग रहा है। और उसका जो उग्र और हिंसक रूप है वो हमने गणतंत्र दिवस के दिन देखा था। तो किसान हमेशा असंतुष्ट रहे हैं, पहले से ही रहे हैं और अभी भी हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं आ सकी, चाहे वो आज की सरकार हो या 100 साल पीछे की सरकारें रही हो, मतलब कोई भी ऐसी नहीं थी जो कि पूरी तरह से इन्हें संतुष्ट कर पाए और इनकी आमदनी और इनकी दशा में इजाफा कर पाए। और इसके पीछे जिम्मेदार है नीतियों की जो कमी है, मतलब नीति बनाने वाले ही कमजोर पड़ रहे हैं। वो इस प्रकार की पॉलिसी बनाकर रख दे रहे हैं जो कि किसानों के लिए सही नहीं। तो यहाँ देखिए, फिलहाल अंग्रेजों का वैसा कोई पर्पस भी नहीं था कि वो किसानों को प्रोत्साहन दे, वो तो शोषण करना जानते थे। तो यहाँ पर आंदोलन जो है उसे आप देखिए, टीटू मीर का आंदोलन है। टीटू मीर और यहाँ पे मीर निसार अली का नाम आता है, जो कि मेन इसमें आंदोलनकर्ता के तौर पर देखे जाते हैं। वर्ष 1782 से लेकर 1831 ये पूरा टाइम है। क्षेत्र इसका पश्चिम बंगाल वाला इलाका है और उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध इन्होंने चलाया था जिन्होंने कि फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। ये थोड़ा सा विचित्र कर है जो कि यहाँ पर लगता है, कारण क्या था वो दिया हुआ है। हजोंगा और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन, करमशाह और टीपू इसके नेतृत्व करता थे, आपने देखा ये पागलपंथी वाला। 1825 से लेकर 1835 10 साल तक ये चलता है। मैमन सिंह जिला जो था बंगाल का, उसमें ये सक्रिय रहता है। कर वृद्धि का विरोध किया जाता है। अंग्रेजों का जो हिंसापूर्ण रवैया होता है या तरीका होता है, उससे ये आंदोलन कुचल दिया जाता है। मतलब अंग्रेज यहाँ पे बलपूर्वक इसे दबा देते हैं। इसके बाद मोपला विद्रोह को आप देखेंगे तो मोपला विद्रोह की जो डेट है वो 1836 से लेकर 1854 की है और मालाबार इसका क्षेत्र है। ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध ये विद्रोह चलता है। नील आंदोलन को आप देख लीजिए, 1859 से लेकर 1860, नादिया बंगाल का क्षेत्र इसका मेन इलाका है। यूरोपीय नील बागान के मालिकों द्वारा आरोपित जो शर्तें होती हैं उनका विरोध किया जाता है। समस्या के समाधान के लिए 1860 में नील आयोग का गठन किया जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। इसके बाद मराठा में किसानों का जो दक्कन उपद्रव था वो दिखाई देता है। तो दक्कन उपद्रव में अंग्रेजों को मेनली तो टारगेट नहीं बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे ये जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी ये अंग्रेजों की वजह से ही हो रही थी। मतलब गुजराती और मारवाड़ी साहूकार आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे। ये जो मराठा किसान थे, मराठे थे, मतलब कृषक का काम करते थे, इनके ऊपर पूरा अत्याचार करते थे। तो इन्हीं के खिलाफ ये आंदोलन था। और महाराष्ट्र तथा पूना और कारदेश गांव जो था वहाँ पे ये सक्रिय रहता है। मतलब साहूकारों के भ्रष्टाचार और जो भी इनका था उसके विरोध में दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया गया। मतलब जब ये उपद्रव ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें उग्रता आ जाती है, तो यहाँ अंग्रेजों को इंटरफियर करना पड़ता है। ये आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ रामोसी विद्रोह को आप देखेंगे। और रामोसी विद्रोह की जो यहाँ तारीख है वो 1877 से लेकर 1887 तक की है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और वासुदेव बलवंत फड़के ये इसके मेन नेतृत्वकर्ता थे। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये वासुदेव बलवंत फड़के थे। महाराष्ट्र इसका क्षेत्र है। अकाल पीड़ितों को सहायता जब नहीं पहुंच पाती है, मतलब अंग्रेज सरकार इसमें असफल रहती है, तो उनके खिलाफ यह आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद आप पापना विद्रोह को देखिए। तो पापना विद्रोह के जो यहाँ सौजन्य करता है वो केशव चंद्र है। इसके अलावा शंभुनाथ पाल हैं और बीसी चटर्जी हैं। ये सब प्रमुख नेता और स्थापनाकर्ता के तौर पर देखे जाते हैं। 1873 से लेकर 1876 तक ये चलता है। बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं खिंचता, 3 साल तक। और पूर्वी जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पे पावना जिला है, अभी बांग्लादेश में चला गया है। तो ये वाला इलाका इसका पूरा क्षेत्र रहता है, मतलब यहाँ पे ये सक्रिय रहता है। जमींदारों की जातियों का विरोध किया जाता है और जो बाहरी भूमि है उसका अधिग्रहणकारियों का, मतलब बाहरी भूमि अधिग्रहणकारी जो थे उनका विरोध किया जाता है। बाहर से आकर वो जमीन पर कब्जा कर लेते थे, उसका विरोध होता है। अब इसके बाद भी इसमें कुछ होता है तो इसमें दिखाया गया है, इसे देख सकते हैं आप। 1885 में 1885 की जो तारीख है इसमें बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित होता है। और इसमें एक और नाम जोड़ लीजिएगा, आरसी दत्त। यहाँ दंत लिखा हुआ है, असल में ये दत्त हैं। ठीक, आगे चलते हैं। पंजाब कृषक विद्रोह को आप देखेंगे तो 19वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक होता है उस समय इसको चलाया जाता है। पंजाब इसका क्षेत्र है, तो नाम से स्पष्ट है। और अपनी जमीन छीनने पर किसानों के द्वारा ये विरोध किया जाता है। सन 1900 का जो पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम है वो पास होता है। ये सब घटनाएं होती हैं। इसके बाद चंपारण का नील आंदोलन, ये कौन नहीं जानता। 3 कठिया प्रणाली जो थी उसके विरोध में ये चलाया जाता है। 3/20 हिस्सा जो था, मतलब 3 कठिया होता था, तो उसके आधार पर नील की खेती करना ये अनिवार्य होता था। मतलब जो पूरे खेत का 3/20वां भाग होता था उस पर नील उगाना आवश्यक होता था और इसके लिए किसानों को दबाया जाता था, प्रेरित किया जाता था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। 1917 इसकी डेट है। चंपारण बिहार वाला जो क्षेत्र है वो इसका है। और यूरोपीय नील बागान के जो मालिक हैं उनके द्वारा 3 कठिया पद्धति को आरोपित किया जाता है। और अंत में गांधी जी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गांधी जी का ये पहला भारत में एक सत्याग्रह का प्रयोग आप देख सकते हैं या आंदोलन देख सकते हैं। तो वो चंपारण क्षेत्र में इन्वॉल्व होते हैं और अंत में सरकार को उनके आगे झुकना पड़ता है। ये उनकी पहली सफलता थी भारत के क्षेत्र में। और 3 कठिया पद्धति अंत हो जाता है उसका और चंपारण कृषक अधिनियम जो है वो पारित होता है। ये सब चीज़ें हमने देखी।
इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये भी गांधी जी का ही है, गुजरात क्षेत्र इसका है, और 1918 यानी ठीक चंपारण के अगले साल ही इसकी तारीख है। यहाँ पे गांधी जी इन्हें लीड करते हैं। गांधी जी को लगातार सफलता मिलती है। चंपारण, उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद एक क्रम से आप देखेंगे कि अहमदाबाद मिल वाला जो काम था, हालांकि वो कृषक आंदोलन नहीं है इसलिए इसमें नहीं दिया है, तो वो सब जितने भी सत्याग्रह के प्रयोग हैं वो गांधी जी के एकदम सफल रहते हैं, और उसके बाद असहयोग वाला जो है वो असफल रहता है। आइए देखते हैं। तो गुजरात का क्षेत्र इसका था, और फसल बर्बाद होने पर भू राजस्व की जो दरें हैं उसको कम नहीं किया गया, जितनी थी उतना ही थोप दिया गया। तो इससे क्या हुआ, संकट की स्थिति पैदा हो गई, फसल पैदा ही नहीं हुई और हमें राजस्व देना है, लगान देनी है। तो इसके विरोध में किसान यहाँ पे बैठे हुए थे, और किसानों को जब गांधी जी का सहयोग मिलता है तो इनका पक्ष और मजबूत हो जाता है, और अंत में सरकार इनकी मांगे मान लेती है। इसके बाद अब बारदोली सत्याग्रह को आप देखेंगे, तो बारदोली सत्याग्रह जो था, ये समस्त संबद्ध व्यक्ति कुनबी पाटीदार, मतलब बारदोली सत्याग्रह जो था, इसमें अगर मेन जो जमीनी आदमी के तौर पे देखा जाए तो ये कुनबी पाटीदार थे, ये भूस्वामी थे, और अछूत वल्लभ भाई, यहाँ पे जितने भी अछूत थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल और मेहता बंधुओं का इसे पूर्ण समर्थन प्राप्त था। नेताओं के स्तर पर अगर देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल और जो मेहता बंधु थे वो इसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जमीनी लड़ाई खड़ा करने वाला व्यक्ति कौन था, ये कुनबी पाटीदार थे। अब देखिए 1928 इसकी तारीख है। सूरत वाला क्षेत्र जो गुजरात का है वो इसका इलाका है, और बंबई सरकार के द्वारा लगान की जो दरें होती हैं उसमें 22% की वृद्धि कर दी गई थी। 22% की वृद्धि कर दी जाती है, और उच्च वर्ग की जातियों का यहाँ पे विरोध किया जाता है। इसके बाद लगान की दरें जो है वो घटाकर 6.03% कर दी जाती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है, मतलब लगान की दरें क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। और बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और उसे मतलब इस सत्याग्रह के आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया था। तो जब ये आंदोलन सक्सेसफुल होता है तो बारदोली की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो औरतें थी, वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजती हैं, कहती है कि ये हमारे सरदार हैं, और उसके बाद वो जो सरदार की टाइटल है वो इनके साथ जुड़ जाती है, और हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पासी और अहीर जाति के जो सदस्य थे उनका एका आंदोलन चलता है। पासी और अहीर यानी यहाँ पे जो पासवान होते थे और यादव होते थे, मतलब उस जाति के जो लोग थे, उनका एका आंदोलन चलता है। इन दोनों ने मिलकर चलाया था, और 1921 से लेकर 1922 तक ये चलता है। ये पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका है, हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर, यहाँ पे सक्रिय रहता है। इसमें काम क्या है इनका, तो लगान की जो बढ़ोतरी हो गई थी, किसानों के ऊपर लगान थोप दी गई थी, उसका यहाँ पर विरोध किया जाता है। इसके बाद तेभागा आंदोलन को आप देखेंगे तो गरीब बटाईदार और जो दिहाड़ी काम करने वाले कृषक थे उनके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। साहूकारों और जमींदारों का यहाँ, चूंकि वो लोग शोषण करते थे तो उनका विरोध किया जाता है। साहूकार वो लोग होते थे जो कि पैसा उधार देते थे, और जमींदार वो होते थे जो कि पैसा लेते थे, यानी लगान वसूलते थे। और ये दोनों ही अपने अपने तरीके से खूब भरपूर मात्रा में किसानों को चूसते थे, परेशान करते थे, और अंत में किसान इनसे तंग आकर कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते थे, या अपनी खड़ी फसल में आग लगा देते थे, बहुत कुछ होता था। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल बंगाल में इनका विरोध होता है। तेभागा आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद तेलंगाना विद्रोह को आप देखेंगे तो तेलंगाना विद्रोह किस खुशी में हो गया था, इसका जो इसमें समय है उसे देखिएगा, ये 1946 का है। मतलब 1946 से लेकर 1951 तक ये खिंचता है। आज़ादी का पूरा दौर और उसके बाद गणतंत्र स्थापित होने का जो पूरा समय है वो इसी में गुजर जाता है। हैदराबाद का इसका स्थान है। हैदराबाद के निज़ाम के अधिकारियों और जमींदारों के विरुद्ध इसको चलाया जाता है। हैदराबाद का निज़ाम एक अच्छा शासक नहीं था, इसमें कोई डाउट नहीं, और उसी की जो गलत नीतियां थी उसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पे शोषण किसानों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बंगाल का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन और किसान सभा का जो पूर्ण समर्थन है वो भी इससे प्राप्त रहता है, यानी अन्य जो क्षेत्रों के किसान या किसान सभाएं, संगठन आदि हैं वो भी इसे सपोर्ट करती हैं। तो ये था तेलंगाना विद्रोह। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अब नई चीज़ शुरू हो रही है, ये है ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कानून। पीछे हमने कांग्रेस के सेशन देखे लिस्ट वाइज, उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से कृषक आंदोलन देश में खड़े हुए, कब खड़े हुए, उनके नेता कौन थे, परिणाम और कारण क्या होता है। अब यहाँ पर आप कानून देखेंगे, कानून के साथ साथ किस वर्ष में वो पारित होता है, किस समय उसे लाया जाता है वो आप देखिए, और उस समय शासक कौन था, यानी अंग्रेजों का रूल तो था लेकिन गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय कौन था ये आपको देखना है, और इस कानून के जो प्रावधान थे वो तो देखने ही देखने, वो सबसे अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो नवजात कन्याएं होती थी उनकी हत्या से संबंधी कानून ये दिखाई देता है। नवजात कन्याएं लड़की जैसे ही पैदा होती थी पहले के समय में, ये जो समय आप देख रहे हैं 1795 वाला, इस टाइम में अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो होती नहीं थी, तो जन्म से पहले लिंग का पता लगा पाना ये बहुत मुश्किल होता था, मतलब संभव नहीं था। सिर्फ अंदाजा लगता था कि लड़की है या लड़का है, लेकिन जब पैदा हो जाता तो मालूम हो जाता था कि फिर ये लड़का है या लड़की है। अब लड़की अगर होती थी तो उसको मार डाला जाता था, मतलब ज़्यादातर परिवार जो होते थे जो कि पुरुष बहुल होते थे या पुरुषों के प्रशंसक होते थे वो इसे मार डालते थे। और जो राजस्थान और पंजाब का जो पश्चिमी इलाका था वहाँ पे इस प्रकार की परंपराएं और ज़्यादा सुदृढ़ थी, बल्कि पूरे भारत में थी। लड़की पैदा होती थी तो उसको अफीम चटाकर मौत की नींद सुला देते थे, या उसके गले पर पाटा रख के कोई चढ़ जाता था मार डालते थे, या पानी के कठौते में यानी पानी का जो टब होता है उसमें डुबो देते थे और तब तक डुबोए रहते थे जब तक कि उसके फेफड़े पानी से भर नहीं जाते थे। तो ये सब मारने के तरीके होते थे।
तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए जो गवर्नर जनरल था वो था यहाँ पे जॉन शोर, ये आप देख सकते हैं। और समय कौन सा है, 1795 का है। नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगती है और इसे साधारण हत्या के बराबर अपराध घोषित किया जाता है। पहले क्या होता था कि मारकर एकदम चैन की नींद सोते थे, खुश हो जाते थे कि एक बोझ कम हुआ और उनको कोई पूछने रोकने टोकने वाला नहीं होता था। लेकिन अभी अंग्रेजों के द्वारा ये कानून बनाया गया तो इसमें ये कहा गया कि ये सामान्य हत्या के बराबर अपराध है और इस मामले में अंग्रेजों की तारीफ करनी चाहिए। इन्होंने लाख काम बुरे किए हों लेकिन कुछ जो चंद काम अच्छे किए हैं वो काबिले तारीफ। इसके बाद बाल हत्या निरोध कानून को आप देखेंगे 1802 का है, लॉर्ड वेलेजली के समय में आता है और बंगाल के लोगों द्वारा गंगा और समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक लगती है। गंगा और समुद्र के संगम पर मतलब गंगा सागर वाला जो उधर बंगाल में इलाका है जहाँ पे गंगा का समुद्र के साथ मिलन होता है, तो उस इलाके में लोग क्या करते थे, अपना जो शव होते थे छोटे बच्चों को प्रवाह कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जो 12 वर्ष से कम आयु के, विशेष रूप से 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनका दाह संस्कार प्रायः नहीं होता है। मतलब क्षेत्र विशेष में परंपराएं बदलती हैं लेकिन एक कॉमन ये मान्यता है। और दाह संस्कार यानी जलाने वाला जब काम नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं, प्रवाह कर देते हैं। केले के पत्ते में लपेटकर पत्थर बांधकर उसको प्रवाहित कर देते हैं। तो ये पानी के स्रोतों को दूषित करता है और साथ ही साथ शव को चील कौवे नोचते हैं, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो पानी के स्रोत जो है वो प्रदूषित हो जाएंगे और ये पूरी गंभीर परिस्थिति है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर पाबंदी लगाई और ये समय था लॉर्ड वेलेजली का। इसके साथ साथ एक चीज और थी कि यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं इस कानून का नाम बाल हत्या निरोधक कानून, ठीक है। तो ये तो था ही कि प्रदूषण को रोकने का यहाँ प्रयास किया गया। हालांकि अंग्रेजों की इसमें कोई खास रुचि तो थी नहीं, लेकिन फिर भी बाल हत्या उस समय होती थी, मतलब बच्चों को भी मार दिया जाता था, विशेष रूप से जो शारीरिक रूप से थोड़े अक्षम पैदा हुए या कुछ समय के बाद मालूम हुआ कि उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या कोई अवैध संतान है या लड़कियां हैं, विशेष रूप से ज़्यादातर लड़कियां ही शिकार बनती थी। तो इनको मारने पर रोक लगे। इसके लिए यहाँ पे जो गंगा और समुद्र का संगम था जहाँ पवित्र स्थान समझकर लोग प्रवाहित करते थे वहाँ पर इनकी पाबंदी लग जाती। इसके बाद सती प्रथा निषेध कानून को तो आप जानते ही हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ये पारित किया जाता है। राजा राम मोहन राय अकेले कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि यहाँ पे कानूनी जामा इसको नहीं पहनाया जाता, और कानूनी जामा पहनाने का काम ये विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। सती प्रथा पर कानूनी रोक लग जाती है। इससे पहले जो प्रयास हुए थे, जैसे आप देखते हैं कि मध्यकाल में मुगल काल जो रहता है उस समय अकबर के द्वारा भी एक कोशिश की जाती है, लेकिन अकबर इस प्रकार का साहस नहीं कर पाता है। कारण यह है कि यहाँ सांप्रदायिकता एक मुद्दा बन जाता और वो अपनी जो हिंदू बहुल प्रजा थी उसको नाराज नहीं करना चाहता था। तो इसके चलते वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, प्रयास करता है लेकिन एकदम से कड़ाई से उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं, विलियम बेंटिंग के ज़माने में सती प्रथा पर निषेध हो जाता है पूरी तरह से। कानूनी कार्रवाई होगी, हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा अगर किसी महिला को सती होने के लिए फेंक दिया, मतलब चिता में झोंक दिया। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था ये आता है और ये 1856 का है। लॉर्ड डलहौजी के समय में आता है, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी जाती है। उसके बाद संपत्ति आयु अधिनियम आप देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ ये संपत्ति आयु अधिनियम नहीं है बल्कि सम्मति आयु अधिनियम है और ये 1891 का है। लैंसडाउन के ज़माने में आता है। 12 वर्ष से कम आयु के जो विवाह है उन पर रोक लग दी जाती है, मतलब रोक लगा दी जाती है। तो 12 साल से कम आयु के जो यहाँ पे लड़के या लड़की हैं उनका विवाह नहीं किया जा सकता। साइमन कमीशन को आप देख रहे हैं, तो साइमन कमीशन जो है ये 1927 में आता है लॉर्ड इरविन के ज़माने में, और संविधान निर्माण की इसमें योजना पूरी लॉन्च की गई रहती है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर जितने भी सदस्य रहते हैं या अध्यक्ष रहते हैं वो सभी अंग्रेज रहते हैं। शारदा एक्ट को तो आप जानते ही हैं। शारदा एक्ट जो है ये 1930 का है, लॉर्ड इरविन के समय में ही आता है और बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 साल और बालिकाओं के लिए 14 साल करने का फैसला लिया गया है। तो अभी भी विवाह की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है उसको बढ़ाने का फैसला सरकार ले रही है, मतलब लेने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी तक कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। तो इससे प्रश्न बन सकते हैं, जो बातें तत्काल में चल रही हैं, जिस बात पर विचार चल रहा है या चर्चा चल रही है, उनसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ शारदा एक्ट को आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ जो आयु सीमा है उसको आपको याद रखना है, 18 साल लड़के के लिए और 14 साल लड़की के लिए। ये पहले निर्धारित किया गया था, अभी तो 18 और 21 है। इसके बाद हिंदू महिला सम्मति कानून, इसे आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे आप डेट देखिए, ये 1937 का है। ये 1930 का था, ये 1937 का है। लॉर्ड ऑकलैंड का जमाना था। हिंदू महिलाओं की सम्मति का, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे देखिए सम्मति लिखा है, ये संपत्ति होगा, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। इसके बाद अगस्त घोषणा, ये लिलितगो के समय में आती है 1940 में। प्रादेशिक स्वशासन का इसमें प्रावधान किया जाता है। तो ये सब कानून और एक्ट आप लगातार देख रहे हैं। क्रिप्स मिशन योजना ये 1942 की है। यहाँ देखिए 1942 का समय था, लिलितगो का टाइम था और संविधान सभा की योजना यहाँ पास होती है। बेवेल प्रस्ताव ये 1945 का है, लॉर्ड बेवेल के समय में आता है। सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया जाए। कैबिनेट मिशन योजना ये लॉर्ड बेवेल के जमाने में ही 1946 में आती है। संघ निर्माण और प्रांतों को स्वायत्तता, और इसको कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है इसको कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान। तो ये भारत के विभाजन के लिए आए ही थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनको इसी उद्देश्य से भेजा गया था। 1947 भारत को 2 हिस्सों में बांट कर ये चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। इतना देखने के बाद अब इसमें एक चीज़ और है
ये अगली लिस्ट आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख शिष्टमंडल हैं। मतलब ये जो शिष्टमंडल होता था, इसका काम शालीनता से बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालना होता था। फिलहाल इसमें हम लोग ये देखेंगे कि शिष्टमंडल कौन सा था, समय कौन सा था, और वो किस गवर्नर जनरल या वायसराय के टाइम में आता है। देश कौन सा है, मतलब देश किस देश से उसका संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, ये पहला किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल है, ये 1787 का है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था। देश या राज्य की बात करें तो नेपाल। इसके बाद मैल्कम शिष्टमंडल, ये 1797 का है, लॉर्ड वेलेजली का जमाना है। और ईरान का जो यहाँ पे जिक्र किया जाता है वो देश के तौर पे आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से एल्फिंस्टन है, तो एल्फिंस्टन का जो समय है वो 1808 है। लॉर्ड मिंटो का समय है काबुल क्षेत्र। इसके बाद मैल्कम शिष्टमंडल 1808 का, मैल्कम आपने ऊपर भी देखा है, अभी नीचे भी देख रहे हैं। तो ये मैल्कम शिष्टमंडल जो है चौथे नंबर पर। लॉर्ड मिंटो के समय में ईरान का पूरा क्षेत्र है। इसके बाद डेविड सेटान शिष्टमंडल जो है ये 1809 का है, लॉर्ड मिंटो का समय है और सिंध प्रांत इसका क्षेत्र है। रॉबर्ट्स शिष्टमंडल ये 1892 का है, लॉर्ड लैंसडाउन का समय है, काबुल क्षेत्र इसका है। इसके बाद डूरंड शिष्टमंडल, ये काबुल क्षेत्र का, लॉर्ड लैंसडाउन का जमाना था। यंग हस्बैंड मिशन को आप देख रहे हैं, डेट याद रखिएगा 1893, डूरंड रेखा से याद आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए यंग हस्बैंड मिशन, ये यंग हस्बैंड मिशन भी कहा जाता था और शिष्टमंडल भी 1903 का है, लॉर्ड कर्जन के जमाने का, तिब्बत का क्षेत्र है। डेन शिष्टमंडल 1914 का है, लॉर्ड कर्जन का समय है, काबुल क्षेत्र है। डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल ये 1904 का है, लॉर्ड हार्डिंग का समय है, तुर्की क्षेत्र है। इसके बाद डॉक्टर अटल शिष्टमंडल ये लिलितगो के जमाने में आता है और चीन क्षेत्र है। तो इसमें आप देश का नाम देख रहे थे, तत्कालीन शासक या वायसराय का नाम देख रहे थे, साथ ही साथ शिष्टमंडलों का जो पूरा तारीख सहित नामकरण है उसे देख रहे थे। इसके बाद अगली सारणी को देखते हैं। तो अगली सारणी में यहाँ पे विदेशी जो अधिकार थे, यानी ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार कैसे हुआ, कब हुआ, वो हम लोग देखेंगे। देश का नाम देखेंगे, वर्ष देखेंगे, साथ ही साथ गवर्नर जनरल और वायसराय के जो नाम है वो देखने हैं, और अधिकार की प्रवृत्ति कैसी थी, मतलब उसे आंशिक तौर पर विलय किया जाता है या पूर्ण विलय कर लिया जाता है, ये जानना है। तो देखिए यहाँ पर नेपाल 1816, लॉर्ड हेस्टिंग्स का ये समय था, कुमाऊं और गढ़वाल का विलय कर लिया जाता है। इसके बाद देखिए सिंध, एलन बरो का समय था 1843, पूर्ण विलय हो जाता है सिंध प्रांत का, इसी के समय में पूर्ण विलय हो जाता है। इसके बाद सिक्किम 1861, लॉर्ड कैनिंग का समय था और पूर्ण विलय इसका हो जाता है, मतलब ये पूरा भारतीय क्षेत्र में। उसके बाद भूटान को आप देखेंगे, तो भूटान 1865, लॉर्ड लॉरेंस का समय था और पूर्ण विलय इसका भी हो जाता है। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो लॉर्ड लिटन का ये समय था, 1879 का टाइम है। बाह्य नियंत्रण स्थापित होता है, मतलब बाहर से कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद देखिए आगे, तो इसमें बर्मा का नाम आता है, और बर्मा को अगर आप देखें तो 1885 ईस्वी लॉर्ड डफरिन का जमाना है, पूर्ण विलय इसका भी कर लिया जाता है। मणिपुर लॉर्ड लैंसडाउन, पूर्ण विलय, डेट याद रखिएगा 1891। तिब्बत को आप देखिए 1903, लॉर्ड कर्जन का समय, पूर्ण विलय इसका हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, ब्रिटिश काल में विदेशों पर कैसे कब्जा होता है, कौन सा क्षेत्र कब विलय किया जाता है, वो सब हमने देखा। अब इसके बाद भारत में जो क्रांतिकारी संगठन थे उन्हें हमें देखना है। कांग्रेस का तो पूरा समय चल ही रहा था, मतलब 1885 में वो एस्टैब्लिश होती है और उसके बाद लगातार अपना काम करती है। समय समय पर उसमें भी फूट पड़ती है, विभाजन होता है, तरह तरह के आक्रमण होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा जो क्रांतिकारी दल था या गर्म दिमाग वाले, जोशीले खून वाले युवा वर्ग के लोग थे, उनका अपना ही रुतबा था, उनका अपना ही जुनून था, और उनके द्वारा जो संगठन स्थापित किए जाते हैं उन्हें आपको देखना है। तो यहाँ पर एक तरफ संगठन, आंदोलन और वर्ष दे रखा है, और दूसरी तरफ जो शासनकाल है, शासनकाल का मतलब यहाँ पे कोई ये राजा तो है नहीं, जो इसके संस्थापक हैं, मतलब इसकी स्थापना करने वाले, इसके फाउंडर हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ शासनकाल का कोई मतलब नहीं है। देखिए मित्र मेला क्षेत्र कौन सा है, पूना है, 1899, सावरकर बंधुओं के द्वारा। उसके अलावा यहाँ देखिए अनुशीलन समिति कलकत्ता और ढाका 1902, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, प्रमोद मित्रा और पुलिंदास। यहाँ पे प्रमोथा मित्र दिया है, प्रमोद मित्रा इनका नाम था। इसके बाद आगे चलते हैं, तो अभिनव भारत सभा पूना की है 1904, विनायक दामोदर सावरकर ये इसके फाउंडर थे। उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA, और इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1924 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये असल में देखिए यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो पहले से ही चल रही थी, और 1924 तक आते आते चूंकि काकोरी कांड वाला पूरा एक घटनाक्रम व्यतीत हो चुका था, और अंग्रेजों ने अधिकतर जो क्रांतिकारी थे, मतलब मेन इसके नेता वगैरह थे, उन्हें पकड़कर फांसी पर या तो लटका दिया था या जेल की जो सलाखें हैं उनके पीछे कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में ये संगठन कमजोर पड़ने लगा था, HRA। और चंद्रशेखर आजाद जो कि इसके दाहिने हाथ हुआ करते थे, वो अकेले पड़ गए थे। तो ऐसे में उन्होंने भगत सिंह से संपर्क साधा, और भगत सिंह की जो समाजवादी विचारधारा है वो इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़कर इसे HSRA बना देती है, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये नया शब्द जुड़ जाता है रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये नया शब्द देने वाले कौन है, ये भगत सिंह। और इसीलिए जब पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर भगत सिंह का नाम चुनना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी शब्द को घुसाने वाले वही थे।
तो यहाँ जो नाम दिया है इसमें जरा सा संशोधन कर लीजिएगा, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसमें जो सदस्य हैं उन्हें आप देख रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। असल में यहाँ जो डेट है ना और ये नाम दिया है, तो इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। यहाँ सचिंद्रनाथ सान्याल मतलब जो शुरुआती HRA के संस्थापक हैं उनका भी नाम दिया है, साथ ही साथ जो HSRA के संस्थापक हैं उनका भी नाम दिया है, तो दोनों एक में इन्वॉल्व हो गया है, दोनों को जोड़ के देखा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे गदर पार्टी की बात की जा रही है। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है विदेश में 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये जापान में स्टैब्लिश होती है रास बिहारी घोष के द्वारा, और 1942 की तारीख है। हिंदू धर्म संघ की स्थापना होती है चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। आर्य बांधव समाज की स्थापना होती है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत माता समिति को आप देखेंगे तो भारत माता समिति 1904 की है। JM चटर्जी और नीलकांत ब्रह्मचारी, वांची अय्यर ये लोग इसके संस्थापक हैं। बीकाजी आंदोलन ये 1902 का है और उससे आगे भी चलता है। मैडम भीकाजी कामा ये इसकी अध्यक्षा थी, और पहला जो राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बना हुआ एक डिजाइन किया गया था और फहराया गया था स्टुटगार्ट में, वो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा ही फहराया गया था। ये पारसी महिला थी। उसके बाद आत्म उन्नति समिति की अगर बात की जाए तो विपिन बिहारी गांगुली इसके यहाँ पे संस्थापक कहे जाते हैं। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 ये द्वितीय विश्व युद्ध की आहट वाला समय था और सोहन सिंह भाकना के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। यहाँ जो आपने देखा है ना, जैसा कि पहले भी बताया गया, ये आपका HRA है और इसमें भगत सिंह का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों लोगों का नाम दिखाई देगा, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेंद्र चंद चटर्जी, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये डेट जो है ये HRA की ही है, मतलब यहाँ तक आते आते इसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं और समय जब बीतता है, काकोरी वाला जो घटनाक्रम है वो हो जाता है, तो उसके बाद ये संगठन कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ ये भगत सिंह का नाम नहीं जुड़ा है, इसको निकाल लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए ये जो HSRA है यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है दिल्ली में और ये वाला क्षेत्र है 1928 में स्थापित होता है ये। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, यहाँ पे भगत सिंह का नाम वहाँ से हटाकर लगा लीजिएगा, क्योंकि भगत सिंह के ही जो विचार थे उसी से ये उठकर खड़ा हुआ था। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने अपना जो योगदान है वो जोड़ दिया था और समाजवादी शब्द उन्हीं की देन। इसके बाद बंगाल स्वयं सेवी को आप देखेंगे, हेमचंद्र घोष और लीला नायक जो है ये इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। श्री संघ को आप देखें, अनिल राय। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी जो यहाँ पे हिंदुस्तानी राजनीतिक सेना थी उसकी अगर बात की जाए तो ये सूर्यसेन की है, मास्टर सूर्यसेन। इसके बाद अनुशीलन समिति मिदनापुर वाली, ये ज्ञानेंद्र यहाँ आप देख सकते हैं, ज्ञानेंद्र नाथ बोस की है। उसके बाद भारत माता सोसाइटी ये पंजाब की है, 1907 इसकी डेट है, यहाँ आप देख रहे हैं। और अंबा प्रसाद और अजीत सिंह ये इसके संस्थापक हैं। नौजवान सभा ये लाहौर की है, 1926 इसकी तारीख है, भगत सिंह इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद व्यायाम मंडल ये पूना का है, चापेकर बंधुओं के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये समय आप देख लीजिएगा 1896-97 वाला है। उसके बाद स्वदेश बांधव समिति पारीसाल की है और 1905 इसका समय है। अश्वनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे। यहाँ तक हमने कुछ जो क्रांतिकारी संगठन थे उनके नाम देखे। इसके बाद जो अगला हमारा इसमें टेबल वाला सिस्टम है ये हम देखेंगे समाचार पत्र और जर्नल्स के बारे में, यानी एक तरफ जो समाचार पत्र या जर्नल है उनके नाम है और दूसरी तरफ जो प्रकाशन का वर्ष है वो दे रखा है और साथ ही साथ स्थान दे रखा है। संस्थापक या संपादक का नाम जानना आवश्यक ही है, तो इन्हें देखा जाएगा अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।